जी, तो पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ जीत चुका है। आपको ये बताएंगे कि अब्दुल्ला शफीक के फादर अब्दुल्ला शफीक के बारे में क्या कहते हैं। उमैर साहब, पहला टेस्ट मैच हो गया, हमने कवर तो कर दिया शॉर्ट्स वगैरह में, लेकिन लॉन्ग में भी कवर नहीं किया। आप बताएं डिटेल में कि क्या आपको लगा अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग और बाबर आजम की बैटिंग, ज़रा बताएं क्या स्टोरी है पाकिस्तान की। यार स्टोरी तो बड़ी गुड है। मतलब कि बड़ी खुशी हुई कि हम लोगों ने बहुत एक जो हमें टारगेट मिला था वो बड़े अच्छे तरीके से चेस किया। अब्दुल्ला शफीक ने कमाल की बैटिंग की, मजा आ गया उसकी बैटिंग देखने का। उसका जो टेम्परमेंट था 400 बॉलें खेल के, मतलब 400 बॉल्स खेलना ही बहुत बड़ा एक मतलब एजाज की बात है मेरे ख्याल में। उसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल देखें तो बाबर आजम की बैटिंग एज यूजुअल आउटस्टैंडिंग थी। ऑल दो सेकेंड इनिंग में जब वो आउट हुआ तो वो जिस बॉल पे आउट हुआ तो वो खुद भी उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो गया। और लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि मतलब कि बड़ी अच्छी रही सीरीज, और पाकिस्तान ने उस तरह प्रेशर नहीं लिया जिस तरह आज से हम 10 साल पहले देखते थे पाकिस्तान की टीम के। जब 250-300 का टारगेट मिलता था टेस्ट में तो पाकिस्तान प्रेशर में आ जाता था, तो उस तरह का कोई सीन मैंने नहीं देखा। आपके क्या तासुरात? यार नहीं, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में आ जाता था पाकिस्तान। तो अंडर बाबर हमने देखा है कि हमने रिकॉर्ड T20 का चेस भी किया है, ODI क्रिकेट में भी हमने 300 से ऊपर चेसेस किए हैं, और अब हम टेस्ट क्रिकेट में भी चेस कर रहे हैं। और मतलब बाबर आजम और अब्दुल्ला ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी हमें बताया कि किस तरीके से अगर आपने रेयर गार्ड एफर्ट करनी है, लंबी इनिंग्स खेलनी है तो किस तरह खेलनी है। अब देखो कि 400 से ज़्यादा बॉल्स खेलने वाले टॉप जो 5 प्लेयर्स हैं मतलब टेस्ट मैच की हिस्ट्री में, उसमें 2 पाकिस्तानी हैं, बाबर और अब्दुल्ला। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने ये देखा था कि पहली इनिंग्स में पाकिस्तान वो अच्छी बैटिंग नहीं कर सका, और नसीम शाह और बाबर की वो पार्टनरशिप बहुत मतलब क्रूशल थी उस टाइम के ऊपर। अगर वो ना होती तो लीड बहुत लंबी हो जाती और फिर शायद इम्पॉसिबल टारगेट हो जाता हमारे लिए 450 या 400 से अबव का। तो बहुत अच्छी। जयसूर्या के बारे में बताओ यार, जयसूर्या एक बड़ा थ्रेटनिंग बॉलर लग रहा है श्रीलंका का। ओ यार बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने डेब्यू किया है, उसपे भी 10 विकेटें ले गया, और अभी भी इसने आई थिंक 5 और 4 लिए विकेट। फर्स्ट इनिंग में 5 है, सेकंड में 4 है। तो मुझे तो भाई बहुत ही बढ़िया बॉलर लग रहा है। मतलब कि लेकिन बात वही है जलाल के, अभी श्रीलंका में बॉलिंग कर रहा है जिस तरह हम लोगों ने मैच पे देखा कि जो पिच है वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा स्पिन हो रही है बॉल। अगर आपने देखा हो जो इवन के स्पिनर्स की बॉल एक तो स्पिन भी हो रही है, साथ साथ बाउंस भी कर रही है उनकी बॉल। तो फिलहाल तो वो श्रीलंका में परफॉर्म कर रहे हैं, अभी देखते हैं कि फ्यूचर में जो उनकी सीरीज होनी है वहां पे वो कैसे परफॉर्म करते हैं। हाँ, तो ये सीन है। बाकी आप मुझे बताएं कि चंदीमल की जो सेकंड इनिंग में उसने जिस तरह बैटिंग की है उसके बारे में क्या तासुरात है, जो फर्नांडो ने उनके साथ उसको सपोर्ट किया। यार उसकी दोनों इनिंग्स में बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ा क्रूशल। उसने भी बाबर वाला रोल ही प्ले किया है। सीनियर प्रो है वो श्रीलंका की टीम का, और उसने प्रूव किया है कि कितना उसका अच्छा टच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, डबल सेंचुरी की थी। तो अभी भी उसका बड़ा ज़बरदस्त मतलब रन चल रहा है, आउटस्टैंडिंग। मतलब वो वाहिद प्लेयर लग रहा है जिसको आउट करना ही मुश्किल लग रहा है कि ये आउट कैसे होगा। इस तरह बाबर के का लग रहा था ना कि वो तो इनविंसिबल वाली फीलिंग आ रही थी, इधर भी आ रही थी। जो मैं जयसूर्या का आपसे पूछा उसमें मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि बाकी कोई और बॉलर कोई ऐसा थ्रेटनिंग लगा नहीं श्रीलंका की तरफ से। मुझे धनंजय ही सिर्फ जो उनका पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, वो लास्ट इनिंग्स में वो एक लग रहा था कि उसको अगर पहले ले आता करुणा रत्ने तो शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव होता। इशू जो मुझे लग रहा था वो ये था कि जयसूर्या एक एंड से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था और दूसरे एंड से ना सिंगल्स और बाउंड्रीज बड़े आराम से लगनी थी, तो पाकिस्तान का प्रेशर ख़त्म हो जाता। अगर दोनों साइड से प्रेशर ऑन रहता तो मुझे लगता है श्रीलंका शायद पाकिस्तान को मुश्किल टाइम दे देता। हाँ जी बिल्कुल, ये बल्कि आपने सही बात की कि जयसूर्या ही मेन एंड पे था, लेकिन इसके साथ साथ थिसंका आई थिंक इन्होंने जो एक और स्पिनर था जो तो प्रॉपर स्पिनर नहीं है, लेकिन उसने जो बॉलिंग कराई है, स्पिनर थिसंका नाम है आई थिंक उसका, तो उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग, उसने भी वैसे अच्छी बॉलिंग कराई है। और ऑल्दो उसका जो स्ट्राइक रेट है थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन वो अच्छा ये जो आपने बात की ना अभी के एक एंड पे, मतलब वहाँ पे जो एक एंड था वहाँ पे जयसूर्या ने संभाला हुआ था, दूसरे एंड पे मतलब स्कोर पड़ा था। लाइक वाइज मुझे भी यही लगा कि देखिए यासिर शाह की बॉलिंग अगर हम देखते हैं सेकंड इनिंग में तो वो भी कोई इकोनॉमिकल नहीं रहे, मतलब कि उनको हर ओवर पे ही तकरीबन चौका पड़ता रहा। तो उसके साथ जब हम कंपैरिजन नवाज का करें तो नवाज की बॉल मतलब काफ़ी ट्रिकी थी,
मतलब कि उसको जो फेस नहीं किया जा रहा था। क्या ख्याल? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। यार मैं यासिर शाह को थोड़ा सा एक वो दूंगा, लीवे इस वजह से दूंगा क्योंकि लेग स्पिनर के लिए बॉल कंट्रोल करना मुश्किल होता है बजाय इसके कि ऑफ स्पिनर के लिए या फिंगर स्पिनर के लिए। तो श्रीलंका के सारे फिंगर स्पिनर्स ही थे, कोई लेग स्पिन तो या रिस्ट स्पिनर था नहीं उनकी टीम में। तो उनको ज़रा ज़्यादा लाइन और लेंथ पे बॉल और कंट्रोल के साथ बॉल करनी चाहिए थी। उनके लिए तो ये कंडीशंस भी मतलब सिमिलर हैं। मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा कि बड़े इजी सिंगल पाकिस्तान की इनिंग्स में वो हुए, ख़ासतौर पे जो सेकंड इनिंग्स में इमाम और अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, स्ट्राइट रोटेट करते रहे। वो जो पहली इनिंग्स में हमें पॉजिटिव इंटेंट नज़र नहीं आई, वो सेकंड इनिंग्स में हमें नज़र आई। और वही मेरा ख्याल है डिफरेंस था। श्रीलंका की भी सेकंड इनिंग्स में श्रीलंका पॉजिटिव खेलता रहा, उन्होंने अटैक किया। ठीक है, अटैक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चौके छक्के मारना, अटैक का मतलब ये भी है कि आप जहाँ सिंगल निकलता है वहाँ निकालो। ये नहीं है कि आप टुक टुक करो। मतलब जिस तरह अजहर अली भाई ने एक इनिंग्स खेली, दोनों में मुझे समझ नहीं आई करना क्या चाह रहे थे। यार मुझे तो अजहर अली की समझ नहीं आ रही कि वो टीम में करना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ मतलब देखेंगे स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक इन्होंने 5 रन मारा है सेकंड इनिंग में 31 बॉल्स खेल के, और जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं तो वो तो मतलब ना एक अजीब ही सीन है। मुझे नहीं समझ आ रहा अजहर अली का क्या सीन है टीम में। सिर्फ उनको फॉर द सेक ऑफ सीनियोरिटी रखा हुआ है, या वो या तो पीसीबी समझ रहा है या टीम भाई समझ रहे हैं कि अजहर अली को रखेंगे तो फिर अगली टीम पे प्रेशर आ जाएगा। खैर यहाँ पे सबसे पहले तो आप वो करें ना जो रोडकास्टर का हॉर्न है, तो मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ। नहीं, अजहर अली की परफॉर्मेंस, अजहर अली की परफॉर्मेंस पर तो ये बनता है, टोटल ये बनता है, बिल्कुल ये बनता है। ठीक है, बिल्कुल। अब जी अब यहाँ पे आपने ना यासिर शाह की जो बॉल ऑफ द सेंचुरी लोग बोल रहे हैं कि उसने एक ऐसा आउट किया है, कमाल की विकेट दी है भाई, कि माना कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। मुझे ना वही शेन वॉर्न याद आ गया कि जिस तरह उसने संगकारा को एक दफा आउट किया था जब श्रीलंका में सीरीज हो रही थी, बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 2003-4 की 6 की बात है, कि उसी तरह की विकेट, लेकिन बॉल ऑफ द सेंचुरी कह रहे हैं ये वाली जो यासिर शाह की बॉल है। तो इससे पहले रोडकास्टर का हो जाए थोड़ा। नहीं उसके लिए तो मैं अपलॉज ही बोलूंगा कि यार जबरदस्त कमाल। लेकिन यार आपने बात ठीक की है। अजहर अली के बारे में मैं बस ये ऐड करूंगा कि जितनी अजहर अली की सर्विसेज हैं, मुझे लगता है कि उनको ज़रा ना 1-2 सीरीज़ पूरी देनी चाहिए। ठीक है, उनको पूरा देखें, पूरा चांस दें। ये ना हो कोई बोले कि जी अजहर अली इतने सीनियर हैं और इतनी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंसेज है। परफॉर्मेंस उनकी बहुत बुरी नहीं है, 40 के करीब उनकी एवरेज अभी भी चल रही है। लेकिन उनको ऑब्वियसली अगर आपके बेंच पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं तो आप उनका फ्यूचर सीनियर होने की वजह से सिर्फ ख़राब नहीं कर सकते। आप अजहर अली को पूरा चांस दो, सेकंड टेस्ट मैच में भी दो, और मैं कहता हूँ अगली सीरीज़ भी में भी चांस दो जहाँ पे भी सीरीज़ है। और अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर आपके पास एक वैलिड रीज़न है, और आप इज़्ज़त से भी अजहर अली को बोल सकते हैं कि भैया आपको पूरा चांस दिया है, और अगर आप परफॉर्म नहीं कर सके तो अब हमें सऊद शकील को या किसी और प्लेयर को चांस देना है। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस इतनी कोई अच्छी नहीं ली, क्या उसके बारे में आपका इंप्रेशन है फर्स्ट? यार सलमान अली आगा के बारे में यही मेरा एक्सप्रेशन है, वो जो पहला मेरा इंप्रेशन है वो यही है कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, हालांकि उनको चांस दिया गया। खैर थोड़ा प्रेशर भी हो सकता है, पिच भी बड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन बात यही है कि उनको एज अ थर्ड ऑप्शन स्पिनर रखा था, तो उसमें भी वो कुछ ऐसे उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके अपनी बॉलिंग में। तो मेरे ख्याल में जो नया टेस्ट मैच अभी सेकंड टेस्ट जो हमारा कल हो जाना है, उसमें शायद इनकी जो पोजीशन है ना वो डामाडोल होगी है, और मेरे ख्याल में फवाद आलम आ जाएंगे वापस। यार मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है कि टीम तो शायद अनाउंस ऑलमोस्ट हो ही गई है, क्योंकि बाबर पहले अनाउंस कर देता है। जो अभी जो खबर आ रही है उसमें सिर्फ एक चेंज नज़र आ रही है कि शाहीन शाह जो है ना वो क्योंकि इंजर्ड हो गया तो उसकी जगह नौमान अली आएगा, बाकी टीम सेम रहेगी। और मेरा ख्याल है आपको अगर सलमान को या तो चांस ही ना देते, पहले मैच में ही फवाद को खिलाते, अब अगर चांस दे दिया है तो एक मैच के बाद उसको निकालना बनता नहीं है, वो फिर कॉन्फिडेंस बंदे का बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, तो वो फिर मतलब फायदा नहीं है उसका। मेरा ख्याल है उसको चांस देना चाहिए उसको सेकंड टेस्ट मैच में। यार वही बात है कि यार किसी का अपना आर्गुमेंट है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि सलमान अली आगा को मतलब उसकी जगह फवाद आलम को चांस देना चाहिए या सऊद शकील को देना चाहिए। और दूसरी जगह अगर आप जो पहले वो भी खैर एक तरह से काउंटर है, लेकिन उस पर हर किसी का अपना ओपिनियन है, लेकिन उस पर जो अजहर अली वाली बात है, अब देखें वो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं उसमें। अभी भी अगर हमने उसको चांस देना है कि यार वो सेट हो जाए, ठीक है, तो फिर ये मतलब ज्यादती है बाकी जो बेंच पे प्लेट पे। मेरे ख्याल में अजहर अली को थोड़ा सा रेस्ट दे, जिस तरह विराट कोहली वाली बात है ना, विराट कोहली को कहते हैं कि हम उसको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, हम उसको रेस्ट दे रहे हैं।
इसी तरह अजहर अली को भी कहना चाहिए कि हम उसको रेस्ट दे रहे हैं, ड्रॉप नहीं कर रहे। उसकी जगह पे कोई शान या तो मसूद। शान मसूद, जी जी बिल्कुल, या शान मसूद को खिला दें टॉप ऑर्डर पे 3rd नंबर पे, या उसकी जगह कोई और आ जाए बैट्समैन। मेरा ये वैसे इसके हाँ नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल वही है कि जो आपने प्लेइंग 11 खिलाई है बस सब वही खिलाओ। सिर्फ नोमान अली आ जाए, एक एडिशनल पूरा स्पिनर भी आ जाएगा पाकिस्तान के पास, जो कि हमें लगा कि इन कंडीशंस में हमारी प्लेइंग 11 में भी हमने भी 3 फास्ट बॉलर ही खिलाए थे पहली टेस्ट मैच से, लेकिन अभी पिच देख के ये लग रहा है कि एक स्पिनर हमें और चाहिए। तो नोमान अली की इंक्लूजन आएगी तो मेरा ख्याल है बैलेंस ठीक हो जाएगा। गॉल में टेस्ट मैच होना है तो मतलब ज़बरदस्त हो जाएगा। एक बस ये है कि नवाज़ की बॉलिंग अच्छी लगी देख के, और नवाज़ की जो लास्ट इनिंग्स में उसने एंड में अब्दुल्ला के साथ सपोर्ट किया है तो वो भी मतलब बड़ा क्रूशल था उसका। अगर वो उसकी विकेट गिर जाती तो फिर मेरा ख्याल है काम से गए थे। और अब्दुल्ला शफीक का कैच भी ड्रॉप हुआ क्रूशल टाइम पे एंड पे, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के लिए। और ये भी है कि अजहर अली की जो लास्ट बस कंक्लूड ये करूँगा कि अजहर अली ने जो इनिंग्स खेली, मुझे ये लग रहा था अगर वो थोड़ा और लंबा इसी तरह टुक टुक करते रहते तो शायद अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाते, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक फ्रस्ट्रेट हो रहा था, स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। तो अजहर अली को ये भी देखना पड़ेगा कि स्ट्राइक रोटेशन करनी पड़ेगी आजकल की क्रिकेट में, वरना अगले प्लेयर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो ये भी है। रिजवान ने क्रूशल नॉक खेला, उसके बारे में जी बिल्कुल। अच्छा हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात उठाई है कि मतलब के जो आपका जो साथ पार्टनर होता है, वो मतलब जो साथ खेल रहा होता है, उस पर प्रेशर आ जाता है, खास तौर पे इस तरह की जब इनिंग्स हो, इतना ज़्यादा स्कोर आपने चेज करना हो। तो ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा है कि उसको अपनी स्ट्राइक रेट को भी इम्प्रूव करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि रिजवान की बात आपने की कि वो उसने मतलब अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब बाबर आजम आउट हुआ है ना, उसके बाद नेक्स्ट 5 to 6 ओवर्स पाकिस्तान के बहुत ही टफ, मतलब हाँ नहीं बहुत टफ थे। श्रीलंका ने खैर थोड़ी गलतियां अपने एंड पे की, उन्होंने रिव्यूज कुछ पहले ले लिए थे जिस वजह से उनके रिव्यूज काफी जाया हुए हैं। लेकिन वो वाले जो मतलब के नेक्स्ट 5-6 ओवर्स में एक कैच भी छुटा है आई थिंक रिजवान का, जब बाबर आउट हुए, उसके बाद जब हसन अली भी आउट हुए, उसके बाद जब रिजवान आए, तो वो मतलब एक थोड़ा हसन अली का एक्सपेरिमेंट बड़ा था। मतलब मैं एकदम से देखा कि मैं हाल टी के बाद शायद आया, हसन अली को भेज दिया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर, हसन अली ऊपर कैसे आ गया यार। कुछ लोग उसको कह रहे थे हसन अली को नहीं भेजना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ठीक है यार, अगर वो उधर 2-4 छक्के मार जाता हसन अली तो मैच सारा निकल जाता, तो वो चला नहीं। लेकिन बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, नवाज, सबके लिए जो है ना ये भाई, ये आप जो है ना उनको सायरन बजाओ उनके लिए। अच्छा, इंट्रो में हम अब्दुल्ला शफीक के बारे में बात कर रहे थे कि उनके फादर ने बोला कि भाई मैं एक दिन देख रहा था, ये शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे अपने प्लास्टिक बैट से, 3 साल की इनकी उम्र थी, और इन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मारी, और कहते हैं मैंने उसका स्टांस देखा, उसका बैलेंस देखा, तो मैं हैरान रह गया कि ये 3 साल का बच्चा है और इसका इतना परफेक्ट मतलब प्रोफेशनल किस्म की टेक्निक लग रही है उसकी। तो कहते हैं उधर ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये प्लेयर जो है ना, इसको मुझे आगे प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद भी प्लेयर फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं, तो शफीक अहमद साहब। तो उसके बारे में बताएं भाई, नेचुरल टैलेंट मिल गया पाकिस्तान को। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं उन्होंने, बड़े ठीक है, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की। और साथ साथ अब्दुल्ला शफीक और बल्कि उनके फादर ने उनको भी बड़ा क्रेडिट दिया है मिसबाउल हक को, हाँ कि इन्होंने बड़ी अच्छी गेम की। मुझे इस बात से खैर दूसरी बात याद आई कि यार बचपन में हम भी 3-4 साल 6-7 साल में जब हम भी होंगे, हम भी अच्छी कवर ड्राइव मारते होंगे, हमें भी हमारी कोई टेक्निक देखने वाला नहीं था। नहीं खैर यार, अब्दुल्ला ने आउटस्टैंडिंग की। अब्दुल्ला के फैमिली में मतलब क्रिकेट खेलते हैं, इनके शायद अंकल भी जो हैं वो यूएई की तरफ से ओडीआई खेले हुए हैं, तो मतलब ये इनकी फैमिली में ये चलता है। तो बहुत अच्छा है यार, कम से कम एक अगर प्रॉपर ओपनर मिल जाए। जहाँ मिसबाउल हक को क्रेडिट जाता है, वहाँ मोहम्मद वसीम साहब को हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ मोहम्मद वसीम को भी क्रेडिट जाता है कि मिसबाह तो T20 खिला रहे थे, वसीम ने शायद इनको प्रॉपर फॉर्मेट खिलाया है जो उनको पहले टेस्ट मैच में चांस दिया है, वरना T20s में मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाना था यंगस्टर के लिए तेज़ खेलने वाला। ये प्रॉपर बैट्समैन है, इसको टेस्ट से आगे प्रोग्रेस करना चाहिए शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ। तो दोनों को क्रेडिट जाता है यार, सिर्फ उसको मिसबाह को नहीं जाता, दोनों को जाता है।